हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित कुछ विषयों से रिलेटेड टॉपिक पे। हमने देखा मानव सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। हमने नवपाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण काल पढ़ा, पूरा पाषाण काल पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, हड़प्पा का उद्भव पढ़ा और हड़प्पा का पतन भी पढ़ा। अब अगला जो यूनिट है, अगला जो टॉपिक है, उसका नाम है वैदिक सभ्यता, है ना। क्योंकि पीछे वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। जब हड़प्पा सभ्यता का मैं पतन पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपको बताया होगा कि कैसे शुरू हुई वैदिक सभ्यता, या विद्वानों के बीच जैसे मैक्स मुलर हो गए, आपको मार्टिन वेहलर वगैरह हो गए, है ना। तो इनके बीच जो विवाद का टॉपिक है तो क्यों है, और ये चीजें वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड ऑल ओवर माना जाता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो जैसे एक वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है उसे बोला जाता है कि 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक को माना जाता है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास रखा गया है। तो वो तो चलो खैर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन था और क्या चीजें थी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है और उसको जाना जाता है आर्यों की सभ्यता से, है ना। क्या कहा जाता है इन्हें? आर्यों की सभ्यता। क्यों कहा जाता है आर्यों की सभ्यता? क्या सच में ये आर्यों की सभ्यता थी, और अगर थी तो कैसी थी, है ना। मैं आपको दो शब्द दे रही हूँ, एक शब्द है खानाबदोश और दूसरा शब्द है सुसंस्कृत, है ना। एक शब्द है खानाबदोश और दूसरा जो शब्द है उसका नाम है सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का मतलब क्या होता है? सुसंस्कृत का मतलब होता है सभ्य, और खानाबदोश का मतलब घुमक्कड़ लोग, है ना, जंगलों में आदिवासी की तरह रहना। तो सवाल ये है कि क्या वैदिक लोग खानाबदोश थे या सुसभ्य थे, सुसंस्कृत थे? तो मैं पहले खानाबदोश की क्वालिटी बताती हूँ आपको, वैदिक सभ्यता को भी पीछे रख देते हैं, पहले भी देखते हैं कि क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो मैं खानाबदोश में जो कुछ पर्पस है मैं वो आपको बता रही हूँ यहाँ पे लिख के। ठीक है, पहला तो ये होता है कि ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। घुमंतु का मतलब कि जंगलों में जीवन जीना, घूमते फिरते रहना, जो मिल गया उसको खा लिए, अधिशेष जैसा कुछ था नहीं उनके जीवन में। उनके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं था, घूम रहे फिर रहे, अपना जीवन यापन कर रहे। दूसरा ये हो गया कि अस्थायी निवास नहीं था, यानी अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी। तीसरा अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये अधिकांशतः वन संसाधनों पर निर्भर थे। किस पे? वन संसाधनों पे। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो मिल गया वहीं खा लेना है, वहीं सो जाना है, ऐसा कोई घर गृहस्थी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था इनके पास, है ना। तो क्या थे? ज्यादातर वन संसाधनों पे डिपेंड थे। ऐसा नहीं था कि उत्पादक थे। यानी हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल वाला जो चैप्टर था वो दोबारा रिपीट करेगा अपने आप को। मध्य पाषाण में क्या था? अभी तक वो खाद्य संग्राहक ही थे, उत्पादक नहीं हुए थे। मध्य पाषाण के एंड में जाकर के उत्पादक की प्रवृत्ति दिखने लगेगी, और नवपाषाण में, इसलिए नवपाषाण को क्रांति का काल भी कहा जाता है। तो खानाबदोश का मतलब क्या था? खानाबदोश लोग ऐसे होते हैं जो वन संसाधनों पर डिपेंड होते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल में था, तो वैसे ही वन संसाधन पे डिपेंड थे। अगर हम बोले तो ये शिक्षाप्रद नहीं थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। शिक्षाप्रद का मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे नहीं थे इस बात का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब ऋग्वेद को लिखा गया तो बाद के कालों में लिखा गया, लेकिन बोला जाता है कि वैदिक सभ्यता ऐसी थी, वो इसीलिए वैदिक सभ्यता को श्रुति सभ्यता कहा जाता है, यानी सुनी सुनाई सभ्यता। मान लीजिए हमने एक कहानी सुनी और फिर वो आपको सुनाई, आपने सुनी अपने बच्चों को सुनाई, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाई, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, ये हस्तांतरित हुआ, और इसे सुनी सुनाई सभ्यता भी कहा जाता है। यही रीजन है इसका, क्योंकि लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं उस समय के। लिखित साक्ष्य इन द सेंस उस समय के नहीं है, उस समय इन द सेंस उस काल में नहीं लिखा गया, उस काल की घटनाओं को बाद में लिखा गया, है ना। जैसे मैक्स मुलर लिखते हैं ना कि हम मानते हैं कि कुछ चीजें इसमें काल्पनिक है, जैसे ऋग्वेद का 10वां और 7वां मंडल सबसे नया माना जाता है कि उसे बाद में लिखा गया, तो वो कल्पनाओं से भरा है। क्या ये सच है? इस पे कटाक्ष करते हैं, ठीक है। जैसे मैं जब अपने बचपन में थी ना तो मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी, और उस कहानी में जो हीरोइन थी, जो नायिका थी, उसका नाम था बागे बागे शहर का रानी, है ना। मतलब बागे बागे शहर का मतलब कि पूरा शहर उसके आने से बाग बाग हो गया,
इधर कॉन्सेप्ट था इसका। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, पढ़ने लगी, तैयारी करने लगी, तो मैंने जब मेगास्थनीज को पढ़ा, तो मेगास्थनीज लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि इंडिका में कि हेलेना इतनी सुंदर थी, हेलेना इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जब यूनान में रोशनी नहीं होती थी, यानी लाइट जब नहीं होता था यूनान में, तब हेलेना को छत पे चढ़ाया जाता था और पूरे यूनान को जगमगा देती थी, रोशन कर देती थी, और हेलेना की रोशनी से ही यूनान में खाना बनता था। ये अतिशयोक्ति है, हाइपरबल है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना सुंदर होगा कि उसको छत पे चढ़ा देने से पूरे यूनान में रोशनी हो जाए? तो मुझे लगता है कि दादी ने वो कॉन्सेप्ट अपने सुने पूर्वजों से सुना होगा, उनके पूर्वज उनको बताए होंगे, और फिर वो मुझे बताती थी उसे कहानी के रूप में। चलो ठीक है, वो मैं पढ़ी लिखी हो गई तो मैंने समझ लिया इस चीज को, क्या अच्छा ये उसको वहां रिलेट करती थी। तो सुनी सुनाई थी ना सभ्यता। मान लो मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मुझे नहीं पता चलता कि मेगास्थनीज के इंडिका में इस तरह का जिक्र है हेलेना को लेकर के, है ना? तो वो चीजें हुई, तो इसलिए क्या थी, इनकी शिक्षाप्रद नहीं थी, लेकिन सुनी सुनाई सभ्यता थी। हो सकता है कि इन्होंने देवताओं से सुना हो, इसलिए ऋग्वेद को कहा जाता है कि ये अपुरुष है। पुरुषों ने नहीं लिखा इसे, देवताओं ने लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि पुरंदर देवता एक यूज किया गया जो किलाओं को ध्वस्त करने वाला है, भगवान इंद्र से रिलेट किया जाता है। तो हो सकता है कि इंद्र भगवान इनके पूर्वज रहे हो और उन्होंने ये सभ्यता सुनाई हो, ये चीजें बताई हो इनको, इन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को, और ये इस तरह धीरे धीरे हस्तांतरित होता चला गया होगा। मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षाप्रद नहीं थे। इसमें एक और बहुत अच्छी क्वालिटी थी इन लोगों में होती है कि एकता होती है, यानी यूनिटी होती है इनके में। क्या होती है? यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी एक साथ एक डोर से बंध के रहेंगे। जैसे कबीलाई कोई एरिया में आप मूवी वगैरह भी देखोगे ना कि उनके कबीले पे हमला हुआ तो सारे कबीला के लोग एक साथ मिलके लड़ेंगे, है ना? तो यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। नहीं मिलके लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद अगला हम देखें कि इनका समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। क्यों पितृसत्तात्मक समाज था और पितृसत्तात्मक की अवधारणा क्यों मिलती है? पितृसत्तात्मक इसलिए था कि ये मैंने बताया ना, घुमंती प्रवृत्ति के थे, पशुपालन था, शिकार करना था, जल वन संसाधनों पर निर्भर थे। तो वहां पे महिलाओं को थोड़ा पीछे रखा गया सुरक्षा की दृष्टि से, है ना? जैसे आज भी अभी बिहार के नाम पे लोग हंसते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा महिला बटालियन किसके पास है? बिहार के पास है। लोग बोलते हैं कि बिहार के एक थाने में अगर 6 महिला है तो एक पुलिस वाला जरूर वहां रहेगा, मेल। और अगर कहीं ड्यूटी भी लगाता है तो 4 महिला को लगा रहा है तो 2 पुरुष को लगाएगा वहां ड्यूटी में सरकार। क्यों? उन महिलाओं को जोगने के लिए, यानी सुरक्षा देने के लिए। हालांकि ये मजाक ही है, लेकिन हाँ, ये उस समय शायद ऐसा रहा होगा कि उन्हें जोगने के लिए, यानी सुरक्षा दे। जोगना मतलब इतिहास का बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है, जोगना मतलब सुरक्षा देना। हालांकि ये ठेठ में यूज होता है, बट इतिहासकारों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो उसकी सुरक्षा के पर्पज से उन्हें अलग किया गया और पितृसत्तात्मक समाज था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अगर पितृसत्तात्मक समाज था तो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी वहां पे? बिल्कुल। उत्तर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अच्छी इन द सेंस की सिर्फ उन्हें शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं था, बाकी सभी चीजों में इक्वलिटी थी। वो कृषि करती थी, बच्चों को पालती थी, घर देखती थी, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करती थी, जनेऊ धारण करती थी। ये सारी चीजें थी, उनको सारे अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी उनके पास। तो हम कह सकते हैं कि स्थिति ना बहुत अच्छी थी ना बहुत खराब थी, ठीक था, ऑन एन एवरेज चल रहा था वो वाली स्थिति। तो लेकिन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है, उसके अलावा हम कहें कि ये व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, अधिशेष नहीं रखते हैं, अधिशेष नहीं रखते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ये इनकी कुछ प्रवृत्तियां हैं और ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार सुसंस्कृत वाले पे भी नजर डालते हैं। ठीक है, सुसंस्कृत वाले में क्या क्या क्वालिटी थी? तो मैं आपको बताऊं कि सुसंस्कृत का मतलब क्या होता है? सभ्य लोग। और सभ्य कब होंगे? जब वो पढ़े लिखे होंगे। तो सबसे पहला क्या खासियत थी? पढ़े लिखे होना, पढ़ा लिखा होना। दूसरी जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी इनकी कि इनका हम कहें कि ये कहते हैं प्रगतिशील थे, अपने काम को लेकर के प्रगतिशील थे। ये सिर्फ हम अभी शब्दों का परिभाषा सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो प्रगतिशील थे। तीसरी जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी इनके अंदर वो था कि सभ्य थे। चौथी जो थी कि दूरदर्शी थे। दूरदर्शी का मतलब दूर तक सोचते थे कि आगे क्या होने वाला है या क्या होगा।
उसके बाद अगली जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि ये उदारवादी थे, यानी सुसभ्य लोग क्या होंगे, उदारवादी होंगे। उसके बाद अगर हम लोग अगला इसमें ऐड करें कि और क्या चीजें थी, तो परंपरावादी थे। इसीलिए जब आगे बाद के कालों को आप देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि राजा का बेटा राजा हुआ, है ना। तो हमने ये दो डिफरेंस देखा कि दो बड़े डिफरेंस क्या थे इनके, हमने ये चीजें तो देख ली। अब सवाल ये है कि क्या आर्य खानाबदोश थे या सुसंस्कृत थे। तो मैं ये कहूंगी कि आर्य जो थे वो दोनों का मिश्रण थे। आर्य क्या थे, दोनों का मिश्रण थे। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, घुमंतु भी थे, अस्थाई निवास भी था, नहीं था, सॉरी अस्थाई निवास नहीं था, वन संसाधनों पर निर्भर थे पूरी तरह से, शिक्षाप्रद नहीं थे, एकताएं होती थी इनमें। और वही अगर पढ़े लिखे कहे तो पढ़े लिखे थे, तभी तो उन्होंने अपनी बात दूसरों को सुनाई, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, लेकिन पढ़े लिखे थे, ज्ञान था उनको। हाँ, लिपि नहीं थी, इसलिए लिखने का कोई वो नहीं, लिपि नहीं था, लिपि का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ज्ञान तो था, पढ़े लिखे थे। अगला, प्रगतिशील थे, सभ्य थे। जाहिर है जब पढ़े लिखे होंगे तो सभ्य होंगे, दूरदर्शी थे और उदारवादी भी थे। उसके अलावा वहां का समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था। लेकिन पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ मैंने बोला ना, ऐसा नहीं था कि वहां पे महिलाओं की स्थिति खराब थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, है ना। महिलाएं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करती थी, जनेऊ धारण करती थी, ये सारी चीजें थी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्यापार नहीं करते थे, लेकिन हाँ अपने खाने योग्य जीवन निर्वाह करते थे। अगला है अधिशेष नहीं रखते थे, हाँ चीजों को उत्पादित करके नहीं रखते थे, अधिशेष का कोई कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं था। ठीक है। उसके अलावा इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि अधिशेष नहीं था, तो एक ये चीज है कि आर्य जो है वो ईरान से आए थे भारत, ईरान से होते हुए भारत आए थे, ऐसा माना जाता है। मैक्स मुलर लिखते हैं अपनी किताब में कि ईरान से होते हुए भारत आए थे, और वो अपने साथ गाय और घोड़ा लेकर के आए थे। इसीलिए हड़प्पा जो प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता था, उसके कुछ जगहों से जैसे सुरकोटड़ा वगैरह से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वो बाद का हड़प्पा था, लोग जीवन यापन कर रहे थे और उनके साथ संघर्ष हुआ होगा, और जिसके कारण वो घोड़ा वहां पे पाया गया। टेराकोटा भी मिला है, शायद नया जीव था। टेराकोटा का मतलब कि मिट्टी से बने हुए कोई खिलौने आग में पके हुए, इस तरह के टेराकोटा थे। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कि टेराकोटा था, ये यहाँ से आए थे या जो भी था, समाज कैसा था, तो क्षेत्र क्या था इनका, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र था। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सप्त सैंधव से ये कहां बढ़े आगे की तरफ, गंगा घाटी, कहां बढ़े, गंगा घाटी की तरफ, है ना, गंगा घाटी। और गंगा घाटी की तरफ अगर मैं बात करूं तो फिर ये वहां से बंगाल, है ना, और फिर बिहार, बंगाल बिहार होते हुए, और तब जाकर के ये फिर मध्य भारत, और तब जाकर के फिर लास्ट में दक्षिण भारत। तो अगर हम लोग मैप पे लोकेट करें इनके आने का, छोटा सा एक मैप में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं, है ना। ठीक है, ये मैप अगर लोकेट करें, मैंने बोला कहां से आए, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव किसको कहा जाता था, ऊपर में जो नदियों का आगमन है, ठीक है, यहाँ पे नदियां हैं, एक है सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और फिर अंत में सतलज, है ना। ये 5 नदियां हैं, और यहाँ पे फिर नर्मदा है, माही है, इस तरह की नदियां हैं। इसी क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया। तो पहला इनका निवास कहाँ हुआ, ये वाला क्षेत्र हुआ, है ना, सप्त सैंधव। उसके बाद ये देखिए, ये गंगा घाटी का है ना, ये उत्तराखंड का लोकेशन है, और उत्तराखंड से ये गंगा, फिर यहाँ पे यमुना निकल रही है, तो फिर ये यहाँ से कहाँ पलायन करे, यहाँ बढ़े गंगा घाटी क्षेत्र में। फिर मैंने बताया आपको कि बंगाल, है ना, ये बंगाल का लोकेशन है, बिहार होते हुए, और फिर ये यहाँ से फिर यहाँ मूव करेगा, ठीक है, ये मध्य भारत का पूरा हिस्सा, और तब ये फिर दक्षिण भारत में फैलेंगे। तो कुछ यूं लोकेशन था इनका फैलने का और आने जाने का। इस तरह से इन्होंने अपना विस्तार किया, और पूरे भारत में क्या हुए, धीरे धीरे फैल गए ये लोग, पूरे भारत में क्या हुए, फैल गए ये लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि महिलाओं का जो मैंने बताया, पशुपालन की अर्थव्यवस्था कैसी थी, पशुपालन पे डिपेंड थी। उसके अलावा जो अगला बात करूं मैं
कि विवाह था, राजतंत्र था, धर्म क्या था, कर्मकांड और वेदों पे आधारित था। वेदों का ज्ञान था कि हाँ वेद में ऐसा लिखा होगा, इस तरह की चीजें थी। तो लगभग ऐसा इनका जीवन था, ये सारी चीजें थी। हमने मैप से आपको बताया है, समझाया है, आप एक एक जगहों को याद रखिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सैटरडे को एक बारी आपके साथ मैप का क्लास डिस्कस करूं, यूपीएससी जिस तरह के मैप के सवालों को पूछता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा लोग।